कोरोना वैश्विक महामारी में लगातार नेगेटिव न्यूज़ के बाद में एक पॉजिटिव न्यूज़ का संचार हुआ है। साथियों, इंडिया में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, जिसका जो इनफ्लो है लगातार अप हुआ है और इस साल पिछले साल की तुलना में 10% का इजाफा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। मेरा नाम मनोहर है। यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज कुछ नया। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय का। साथियों, इन्होंने लिखा है इंडिया अट्रैक्ट हाईएस्ट एवर टोल्ड एफडीआई इनफ्लो ऑफ 81.7 बिलियन यूएसए डॉलर ड्यूरिंग 2020-21, 10% मोर देन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी पिछले साल की तुलना में ये 10% ज़्यादा इनफ्लो हुआ है। और कितना हुआ है? 81.72 बिलियन यूएसए डॉलर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को पूरे को हम समझने से पहले ये फाइनेंशियल ईयर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो साथियों, वैसे कैलेंडर कब शुरू होता है? जनवरी से शुरू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है? अप्रैल से आरंभ होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च के बीच का जो काल होता है, एक जो 12 महीना होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, एक वित्तीय वर्ष बोला जाता है। इसको पढ़े इससे पहले हमें थोड़ा एक एफडीआई क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो साथियों, एफडीआई क्या होता है कि एक तरह से जो विदेशी लोग होते हैं या विदेशी संस्थाएं होती है विदेश से, वो यहाँ पर क्या पैसे भेजते हैं। तो ये पैसे किस तरह से भेज सकते हैं? पैसे एक तो ये हो सकता है कि शेयर मार्केट में वो सीधा भेज सकते हैं, शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर वो निवेश कर सकते हैं। निवेश के 2 तरह के हो सकते हैं। यहाँ पहले से कोई लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं उसमें कर सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफडीआई की डेफिनेशन क्या है। तो विदेशी निवेशक सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन सूचीबद्ध यानी लिस्टेड कंपनी है उसमें अगर वो 10% हिस्सेदारी ले लेते हैं या 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब उसे हम एफडीआई की श्रेणी में रखते हैं। और जैसे अनलिस्टेड कंपनियां हैं उसमें 10% से कम हो तो भी अगर वो एक कैपिटल के अंदर वो निवेश करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एफडीआई कहेंगे। तो ये चीज़ होगी एफडीआई। कुल मिला के मोटे तौर पर आप ये समझ लो, आपके गांव में, आपके शहर में चौराहे पर कोई एक शोरूम है जो पप्पू किराना स्टोर टाइप की, उसमें से अब कोई यहाँ पर जो फेसबुक कंपनी है वो इसको अधिग्रहण कर ले, यहाँ पर इसकी जगह नई चीज़ बना ले, तो ये क्या हो गया? एफडीआई हो गई है। एक तरह से एफडीआई हो गई है। तो ये चीज़ आप समझ गए, इस चीज़ एफडीआई हो गई है। अब हम वापस देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट से खूब सारे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले वही चीज़ है, भारत सरकार ने अपना खुद का एक पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत सारे मेजर्स लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। और भारत का कौन सा स्थान है? 63वां स्थान अभी आया था, जो बहुत ही बेहतरीन नंबर था। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमने बहुत सारे कदम उठाए जिसको लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भारत की ओर आकर्षित हुए हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ अट्रैक्ट हाईएस्ट ओवर टोल्ड एफडीआई इनफ्लो। ये हम देख ही चुके थे, 81.72 बिलियन डॉलर आया है, जो पिछले साल की तुलना में 10% हाईएस्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पिछले साल की तुलना में कितना हाईएस्ट है? तो 10% ज़्यादा है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब हम दो साथियों ये देख लेते हैं कि जो इन्वेस्ट करने वाली जो कंट्रीज़ है उसमें नंबर 1 पे कौन है। तो सबसे नंबर 1 पे है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर सबसे नंबर 1 पर है। जो टोटल आया है उसका 29%, यानी एक तरह से 1/3, 1/3 भाग केवल और केवल सिंगापुर का है। उसके बाद में देखा जाए तो यूएसए यानी अमेरिका, जो अपने ट्रम्प चाचा का देश है, उसके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? तो वो किया गया है 23%। उसके बाद में हमारे आसपास ही हिंद महासागर में स्थित देश मॉरिशस है, जिसके द्वारा 9% किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्रम वाइज अगर आपको जमाने का पूछे तो सबसे पहले सिंगापुर, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में मॉरिशस। तो ये लाइन हो गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये है कि ये तो पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट कितना आया, पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा? 10%। कौन कौन से देश सबसे टॉप पर है? तो सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस, जिन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया है या एफडीआई सबसे ज़्यादा भेजी है। तो अब एफडीआई आई किस में है? तो साथियों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसमें सबसे ज़्यादा आई है। कितनी आई है? 44%, यानी मोटे तौर पर 1/2, यानी 40, एक तरह से 40% से ज़्यादा या 50% के आसपास तो एफडीआई केवल और केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र के अंदर आई है। उसके बाद में अगर हम देखें तो वो किस में है? इन्फ्रा में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, 13% इन्फ्रा में आई है। उसके बाद में सर्विस सेक्टर में भी 8% आई है। तो इन्फ्रा में आना बहुत अच्छी चीज़ है। हम लास्ट में ये भी देखेंगे एफडीआई, अभी हम एफडीआई के बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में नई चीज़ देख लेते हैं
इसमें नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, तो साथियों नंबर वही तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा, गुजरात ही होगा। उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटका है। तो नंबर 1 पे गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, ये 3 राज्य हो गए हैं। तो यानी 3 क्षेत्र हो गए, 3 देश हो गए और 3 राज्य हो गए, ये चीज़ हो गई है। इस प्रकार से हमने मोटे तौर पर इसमें चीज़ें देख ली हैं। आगे सरकार ने क्या लिखा है, तो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि पहले तो दूसरी चीज़ों में आते रहते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें एक तरह से 100% जंप हुआ है। तो वो कौन से, एक तो इंफ्रा है, उसके बाद में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रबर गुड्स, रिटेल ट्रेडिंग, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैव रिकॉर्डेड मोर देन 100% जंप इन इंक्वायरी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद में 10 कंट्री जो आउट ऑफ टॉप 10 में पिछली बार थी, उसमें से सऊदी अरबिया है, जो सऊदी अरब बोलते हैं ऐसे, सऊदी अरबिया, इन्होंने बहुत ही अच्छी से इन्होंने टैकल किया है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और यूएसए और यूके, ये तो दोनों लगातार हमारे इसमें एक तरह से क्या कह सकते हैं, एक इन्वेस्टर बने हुए हैं लगातार। तो ये चीज़ हो गई, यूएसए यूके लगातार हमारे टॉप बने हुए हैं। और सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये देश ऐसे है, इनको पता चल गया ये तेल ज़्यादा चलने वाला नहीं है, तो अब ये लगातार अपनी इकोनॉमी को एक डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या क्या जाना, पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि एफडीआई भारत में कितनी बड़ी है, तो 10% पिछले साल की तुलना में बड़ी है, एक चीज़ ये देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा कौन भेज रहा है, सिंगापुर। उसके बाद में क्या देखा था, यूएसए। उसके बाद में मॉरिशस। 3 चीज़ें ये देखी थी। उसके बाद में हमने 3 सेक्टरों की बात की थी। सबसे टॉप पर कौन सा सेक्टर था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा था, इंफ्रा। उसके बाद में क्या था, सर्विस। उसके बाद में 3 राज्य देखे थे, तो राज्य 3 सबसे नंबर 1 पर कौन था, गुजरात। उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब हम साथियों देखते हैं एफडीआई का कुछ नया, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जानोगे। तो साथियों क्या होती है एफडीआई, तो जनरली क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो हमारा पूरा जो व्यापार जो फॉरेन के बीच में जो हमारे संबंध होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बीओपी कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसे हम चालू खाता घाटा कहते हैं, एक को पूंजी खाता घाटा कहते हैं। पूंजी खाता घाटा में भी इसका सेक्शन आता है जिसे क्या कहा जाता है, एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो होता है एफडीआई और एक होता है क्या होता है, एफपीआई। क्या होता है, एफपीआई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एफडीआई की, जिसकी हम डेफिनेशन एक बार देख ही चुके हैं, वापस देख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर कोई कंपनी खरीद लेती है या उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तब तो क्या कहलाएगा, एफडीआई। और दूसरी चीज़ें अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है अनलिस्टेड कंपनियों में, जिसमें वो एक तरह से कैपिटल को खरीदती है, तब वो क्या हो जाएगी, एफडीआई। एफपीआई में जनरली क्या होता है कि यहाँ पर आपको हिस्सेदारी नहीं दी जाती, बल्कि एक तरह से बाहर से शेयर मार्केट के रूप में यहाँ पर आप खरीद सकते हो। उसके बाद में हम देख लेते हैं एफडीआई के कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसके अनुरूप बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें होती हैं। इसमें मेन जो फेमस है वो एक तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या होती है कि पहली बार किसी चीज़ को बनाना, यानी कोई कारखाना आप निर्मित कर रहे हो। जैसे फेसबुक को लगा कि मुझे भारत में जाना है और यहाँ पर हमारी एक नई शॉप बनानी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ग्रीन फील्ड एफडीआई हो जाएगा। ब्राउन फील्ड क्या है कि पहले से ही अगर कोई चीज़ चल रही है उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट करता। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, जैसे कोई अभी जितनी भी एजुकेशन संस्थाएं चल रही है, तो उसमें से जैसे किसी फेसबुक वगैरह ट्विटर ने यहाँ पर उसने बहुत सारे पैसे दान एक तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगी, ब्राउन फील्ड। यानी पहले से चल रही उसमें इन्वेस्टमेंट करना ब्राउन फील्ड कहलाएगा, और पहली बार किया जाता है उसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। उसके बाद में पैसे आते कैसे हैं, तो पैसे आने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल होते हैं, क्योंकि विदेशी पैसे है तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। इसके लिए 2 रूट फेमस है, एक तो ऑटोमेटिक रूट, एक गवर्नमेंट रूट। कुछ सर्विसेज, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें सरकार से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है, सीधा आप वहाँ पर निवेश कर सकते हो। उसके बाद में गवर्नमेंट रूट या आरबीआई का रूट कहा जाता है, जिसमें क्या है कि सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी कि आप यहाँ पर निवेश करोगे, ये स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। साथियों अब हम देख लेते हैं एफडीआई के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्योंकि जो कंपनी एफडीआई के रूप में भारत में निवेश कर रही है, तो वो क्या है कि उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रही है, तो सीधी सी बात है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमारे लिए होगी। उसके बाद में मैनेजमेंट स्किल है, वो भी तो हमारे ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि उस कंपनी चाहेगी कि भारतीय जो यहाँ हमने पप्पू किराना स्टोर में जो निवेश किया है,
उसको सही चलाने के लिए उसको मैनेजमेंट की आवश्यकता है, उसे मैनेजमेंट देना होगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में ये पैसे क्या है कि जो पप्पू है ये या तो बैंक से लोन ले सकता था, अब उसने ये एफडीआई ली है तो हो सकता ये बाद में उसको जो दीर्घकालीन रूप से यानी बहुत लंबे टाइम के बाद इसे वापस करना है, वो भी एक इसके प्रॉफिट है उसके रूप में करना होगा। तो ये एक नॉन डेब्ट के रूप में भी होती है। उसके बाद में सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में एफडीआई की सीमा निर्धारित की होती है। किसी में 49%, किसी में 74%, किसी में 100% भी की होती है कि कितनी एफडीआई आ सकती हैं। तो ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, अब हम देख लेते हैं एफडीआई सेक्टर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस बने हुए हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है वो है एक तरह से ईज ऑफ डूइंग का, यानी जो व्यापार है यहाँ पर भारत में सरलीकरण नहीं है, अभी भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ है टैक्सेशन में भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है जिसको लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके बाद में जो अफसरशाही है, लाल फीताशाही जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर काम करना भारत में आपको पता है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका परिवार कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कितने कार्यालयों की यात्रा की जाती है, यानी पूरे विश्व की यात्रा कर लो और एक सरकारी काम के लिए यात्रा कर लो, बराबर होता है। और दूसरा जो लॉ है वो भी यहाँ इन्फॉर्मेंस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी कंपनी को, घर को कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, उसके विरुद्ध में कार्यवाही नहीं होती है। एक तरह से इस जन्म में तो नहीं हो सकती, अगले जन्म में हो सकती है। तो ये चीज़ है, चैलेंजेस हो गई। रिफॉर्म क्या है कि इनको सही कर दो, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको सही करो। टैक्स सिस्टम है इसको भी सही किया जा सकता है। जो सरकारी ऑफिसर है लाल फीताशाही कम की जा सकती है। इससे कैसे की जा सकती है, एक तरह से अनामिता कर लो, यानी एक तरह से पता ही नहीं चला कि ये फाइल है वो किसकी है। इस तरह से टोकन सिस्टम्स के द्वारा, फैसलेस सिस्टम के द्वारा हम इसे रिफॉर्म कर सकते हैं। लॉ सिस्टम है इसको इन्फॉर्म करना चाहिए, एक नया ही ट्रिब्यूनल क्रिएट कर देना चाहिए ताकि इस तरह के मामले वो यहीं एक तरह से सुने जाए। अब हम देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं। तो साथियों, गवर्नमेंट के द्वारा इसके सेक्टर में बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर लगातार हमारी प्रयास जारी हैं। इसमें जो मेन चीज़ है कि बाहर से जितने भी आते हैं उनके लिए ऑटोमेटिक रूट है उसको लगातार बढ़ा दिया गया है। और जो 100% की जो एफडीआई है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कई सारे पोर्टल भी नियुक्त किए गए हैं। इस तरह से इस टॉपिक में हमने आज पूरी तरह से जान लिया है कि एफडीआई क्या है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट क्या होता है। इस भारत के आज की जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत ने किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया है, यानी एक मोटे तौर पर हमने सारी चीज़ों को देख लिया है। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।